हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडिया सेट का रिवीजन कराऊंगा। इंडिया सेट का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया सेट जो है वो दो चीजों को कवर करके चलता है। जैसे मैं ये बात बोलता हूँ ना कि इंडिया सेट दो चीजों को कवर करके चलता है, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तीन चीजों को कवर करता है। और जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा ये दो चीजों को कवर करता है, तो बच्चे समझ जाएंगे अपने आप कि अच्छा हम तीन चीजें किस एंगल से बोल रहे थे। देखिए, इंडेस एट एक तो कवर करके चलता है सिलेक्शन एंड अप्लाइंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। प्लीज ध्यान देना, इंडेस एट ये कहता साहब कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सेलेक्ट करेंगे और कैसे उसे अप्लाई करेंगे। ठीक। सेकंड ये कवर करके चलता साहब एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एनी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर एंड ओमिशन। अब स्टूडेंट ये तीन चीजें तो याद कर लेते हैं कि अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा, एरर या ओमिशन होगी, या अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होगा, इंडिया सेट का रोल आएगा। इंडिया सेट का रोल आता है साहब सिलेक्शन एंड अप्लाइंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में भी, और इन तीनों में अगर कोई भी चेंज है उसके अंदर भी। ठीक। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बातें डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे रिविजन में। ठीक। ये मेरा करंट ईयर है, ये कंपनी है, ये उसका प्रीवियस ईयर। ठीक। चलिए, करंट ईयर में जो कंपनी की रिवेन्यू है वो 15 लाख है। लास्ट ईयर सर उसकी रिवेन्यू 10 लाख थी। ठीक है। लास्ट ईयर कंपनी के एक्सपेंडिचर 7 लाख थे। ठीक है। 3 लाख का उसने प्रॉफिट कमाया। करंट ईयर में सर कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है 1225 है और उसका जो प्रॉफिट है 275 है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस कंपनी का एनालिसिस कीजिए, जितनी इंफॉर्मेशन दे रही है इसके बेस पे, ठीक है, तो प्राइमा फेसी हम क्या देखते हैं साहब यहाँ पे कि कंपनी की जो रिवेन्यू वो 5 लाख से इंक्रीज हो गई है 50% से। ठीक है। कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो 525 से इंक्रीज हो गए 75% से, और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 25,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो सर आपका 8.33% से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। ठीक जी सर। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, प्राइमा फेसी डेटा को देखने के बेस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी ने हो सकता है कि करंट ईयर में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकर कर दिए और डेप्रिसिएशन वगैरह का इंपैक्ट आ गया हो। ठीक। लेकिन मैं कहता हूं साहब हमें क्या करना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ठीक। जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि क्या हुआ है, 1 लाख रुपीज का एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, 1 लाख रुपीज का एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, लेकिन हम उसे प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड नहीं कर पाए एरर या ओमिशन की वजह से, और अब हमने उसे क्या किया, करंट ईयर में रिकॉर्ड कर दिया। एक जमाना होता था, मतलब वो जमाना आज भी, मैं ऐसे बोलता हूं, एएस की दुनिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एएस की दुनिया के अंदर सर एएस 5 ये कहता है आप क्या करेंगे, 1125 का एक्सपेंडिचर अलग से दिखा देंगे और 1 लाख का एक्सपेंडिचर प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर के नाम से दिखा देंगे। ठीक। लेकिन इंडेस ये कहता है साहब कि आपको इंफॉर्मेशन को ऐसे दिखाना है कि वो रिलायबल हो, रेलिवेंट हो इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन एंड कैश फ्लो। ठीक। तो इसलिए इंडिया सेट ये कहता है कि अगर आप कोई भी एरर या ओमिशन आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट लेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले एक बार इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए, इंडिया सेट ये कहता है कि जो आपकी लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा चुकी होंगी, अब वो तो वापस मंगा के ठीक करने से रहे आप। ठीक। लेकिन आपको पता क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में जो अमाउंट रिकॉर्ड करना आप 1125 ही रिकॉर्ड करेंगे, और जब करंट ईयर का कंपैरिजन करके दिखाएंगे प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, 8 लाख का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो 2 लाख सर यहां पे आपका प्रॉफिट है, और यहां पे आपका प्रॉफिट कितने से, 375 से है। अगर आप एनालिसिस करके देखेंगे तो सर कंपनी पहले 20% प्रॉफिट कमाती थी सेल के ऊपर, अब वो 25% प्रॉफिट कमा रही, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा सर कंपनी का क्या है, इंक्रीज हो रहा है। सेल जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ सर प्रॉफिट की परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को ऐसे करके दिखाऊंगा तो इसका मतलब सर ये मोर रिलायबल और रेलिवेंट होगी। ठीक। चलिए, इंडेस 8 ये कहता है कि अगर आप के यहां पे कोई भी एरर या ओमिशन मिलती है, ठीक है, तो उसे करंट ईयर में एरर या ओमिशन के नाम से नहीं दिखाएंगे, बल्कि आप उसे क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव ठीक करेंगे। ठीक है। अब रेट्रोस्पेक्टिव ठीक कैसे करेंगे, कहता है
रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि अगर आपके यहाँ पे कोई एरर या ओमिशन मिलती है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपने इसे शुरू की डेट से, जब से ये गलती हो रखी थी, वहां से ठीक कर रखा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का इंपैक्ट प्रीवियस ईयर में लेंगे और इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से पहले के जो ईयर्स हैं उसका इंपैक्ट आप कैसे लेंगे, आप एज पर इंड एस 1 थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। कब की बनेगी वो थर्ड बैलेंस शीट, वो बनेगी इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे, ठीक। और आप क्या करेंगे, उससे पहले जो पिछले साल से पहले का इंपैक्ट है, आप उस ओपनिंग बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट ले लेंगे। उसका इंपैक्ट कहां पे लेंगे, रिस्पेक्टिव आइटम के अंदर और रिटेन्ड अर्निंग के अंदर, ठीक। एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे सर इंपैक्ट ऐसा है जो अदर रेजो में जाएगा, अदर इक्विटी में जाएगा, ठीक। चले, हाँ जी सर, आइए फर्स्ट पॉइंट से लग जाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करता सर इंड एस 8 स्कोप की। सर इंड एस 8 दो चीजें कवर करके चलता है, एक सिलेक्शन एंड अप्लाइंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सेकंड अगर सर कोई भी चेंज आता है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसके अकाउंटिंग की बात करता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज की बात करता है और करेक्शन ऑफ प्राइवेट एरर की बात करता है, ठीक। एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लेते हैं और उस केस में सर डेफर्ड टैक्स का अगर कोई इंपैक्ट आता है तो आप इंड एस 12 अप्लाई कर लेंगे। सर इंड एस 8 अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी पहली बार इंड एस अप्लाई कर रही है, उस केस में इंड एस 101 अप्लाई होगा, ठीक। देखिए कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी से क्या होती है, आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशन आपका रूल एंड प्रैक्टिस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल बात हम साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए सर जो भी आपके यहाँ पे रूल है, रेगुलेशन है, सर आपके यहाँ पे प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है, बेस है, आपकी क्या कहलाएगी, अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगी, ठीक। अब कहते हैं सर हम लोग ना अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इंड एस 8 ये भी कवर करके चलता है, ठीक है। देखिए सर इंड एस 8 ये कहता है आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके यहाँ पे कोई इवेंट होता है या कोई कंडीशन है, ये चेक कीजिए कि क्या उस ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन के अगेंस्ट कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी भी रिस्पेक्टिव इंडेस ने दे रखा, आंसर इज यस, तो जो उस इंडेस ने कह रखा वही आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगी, ठीक। क्योंकि जब अकाउंटिंग, मतलब ऐसे बोलता हूं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस बनाए गए होंगे और उन ट्रांजैक्शन को इवेंट को कवर किया गया होगा तो इस बेस पे कवर किया गया होगा कि इंफॉर्मेशन रिलायबल और रेलिवेंट हो, ठीक। पूरे इंडेस की दुनिया में ना सर जब भी प्रेजेंटेशन की बात आएगी ना तो हमेशा एक बात याद रखना कि इंफॉर्मेशन को सर अपने एंड यूजर को ऐसे डिस्क्लोज करना है कि वो रेलिवेंट हो, रिलायबल हो, ठीक, इन रिगार्ड टू आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन एंड आपका कैश फ्लो, ठीक। चलिए अगर कोई भी इवेंट, आपका कंडीशन या ट्रांजैक्शन सर किसी रिस्पेक्टिव इंडेस में कवर नहीं है तो उस केस में सर मैनेजमेंट क्या करेगा, अपनी मर्जी से उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी बना लेगा। लेकिन कुछ गाइडलाइंस दी गई है। सबसे पहले जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगा तो ध्यान रखे इंफॉर्मेशन रेलिवेंट और रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट जब अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगा तो वो फॉलो कर सकता साहब, अगर उस तरह की कोई ट्रांजैक्शन किसी रिस्पेक्टिव इंडेस में दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग सर, जैसे थोड़ा सा अगर ट्रांजैक्शन में चेंज है तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है, ठीक। या फिर सर वो क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट ना जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो प्रोनाउंसमेंट इशू करता है तो उनको फॉलो कर सकता है। एक बात और, अगर मान लो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कोई भी प्रोनाउंसमेंट इशू नहीं कर रखी तो उस केस में सर मैनेजमेंट क्या कर सकता है, सिमिलर जो और बॉडी है जो सर सेम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉलो करती है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉलो करता है, उनके द्वारा अगर कोई ट्रीटमेंट दे रखा तो उसको फॉलो कर सकता है। सो बात की एक बात बिल्कुल सिंपल सी ये है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, चेक करेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन के अगेंस्ट अगर किसी इंडेस ने ट्रीटमेंट दे रखा, फॉलो दैट। अदरवाइज क्या करेगा सर मैनेजमेंट अपने बेस पर सर क्या करेगा, मैनेजमेंट अपने हिसाब से सर अकाउंटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखेगा कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल और रेलिवेंट हो, ठीक। चलिए ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो सकता है, आंसर इज यस, दो केस में। एक तो सर इंडेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करना, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया साहब आपने ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आए सर वो मोर रिलायबल हो, रेलिवेंट हो इन रिगार्ड्स टू सर आपका परफॉर्मेंस, पोजीशन एंड कैश फ्लो, ठीक। सर इन दो केस में हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं मानेंगे। एक तो क्या है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, इवेंट है या कंडीशन है साहब, वो सब्सटेंशियली अलग हुई है उस ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन से जो पहले होती थी, ठीक। या सर आपने कोई नई ट्रांजैक्शन इवेंट या आपने कंडीशन आई है, ठीक। अब कहता है सर अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज है तो उसका इंपैक्ट आप कैसे लेंगे। देखिए सबसे पहले कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज क्यों आया है, न्यू इंडेस की वजह से या इंडेस में चेंज की वजह से। यस, तो सर इंडेस ने गाइडलाइंस दे रखी है कि आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ठीक। अगर मान लो इंडेस ने कोई गाइडलाइंस नहीं दे रखी है या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है इंफॉर्मेशन को मोर रिलायबल और रेलिवेंट बनाने के लिए,
तो उस केस में सर आप उसका इंपैक्ट कैसे लेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे। ठीक है, एक दो बातें डिस्कस करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है साहब कि जो न्यू पॉलिसी ना आप उसे शुरू से अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी में आपका चेंज आया है, क्या उसका इंपैक्ट सिर्फ प्रीवियस ईयर में है? हाँ, तो प्रीवियस ईयर में सर क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट ले लेंगे। ठीक, नहीं सर उसका इंपैक्ट ना प्रीवियस ईयर से पहले भी आया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे साहब, शुरू से जब से सर आपने ट्रांजेक्शन या इवेंट किया था, न्यू पॉलिसी के साथ सर उसका इफेक्ट निकालेंगे, और जो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से पहले दिन तक का इंपैक्ट है, ठीक, मतलब इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से पहले का इंपैक्ट है, उसे आप क्या करेंगे साहब, सर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे एक थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे एज पर इंड AS 1, और उसमें उसका इंपैक्ट लेंगे, रिस्पेक्टिव आइटम के अंदर इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड सर उसका इंपैक्ट रिटेन अर्निंग में आएगा, एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे इंपैक्ट आपका अदर रिजर्व के अंदर आता। ठीक सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव? सर इसका मतलब होता है कि आपने न्यू पॉलिसी शुरू से अडॉप्ट कर रखी है, लेकिन सर रेट्रोस्पेक्टिव आप तभी जा सकते हैं जब ये आपके लिए करना प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। ठीक सर, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है जब आपने अपनी साइड से सारे एफर्ट्स लगा लिए और उसके बाद भी आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव जाना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जिस डेट से सर प्रैक्टिकल पॉसिबल है उस डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते हैं। ठीक, चलिए, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में, एक बार मैं इसको टिक कर देता हूं। ठीक, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है सर, तो आपको बताना पड़ेगा नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, रीजन फॉर द चेंज। ठीक है, और सर अमाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट फॉर द करंट ईयर और प्रायर पीरियड। ठीक, लाइन बाय लाइन आइटम सर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक, और ये जो डिस्क्लोजर जाएंगे ना, ये सिर्फ उसी साल में जाएंगे साहब जिस साल में आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में सर ये डिस्क्लोजर नहीं जाएंगे। ठीक, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे लिखवा रखे इन रिगार्ड टू अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए, सबसे पहले सर अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो करंट ईयर का अमाउंट है वो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या कंपलसरी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना? यस सर, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना कंपलसरी है। एक बात और, अकाउंटिंग पॉलिसी आप क्या करें, कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब सर मैंने आपको बता दिया था कि शुरू से मान के चलेंगे, इट मींस एंटिटी हैड ऑलवेज अप्लाइड न्यू पॉलिसी। ठीक, अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव कब से जाएंगे इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अगर मान लो सर हमने क्या किया है, एक वॉलंटरली अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई थी और उसमें हमने चेंज किया है, तो भी सर आपको उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें चेंज तभी कर पाएंगे जब न्यू पॉलिसी सर मोर रिलायबल और रेलिवेंट होगी। ठीक सर, एक दो प्यारी प्यारी बातें और देखिए, फंक्शनल करेंसी जो होती है हम उसे एज पर इंड AS 21 सर सेलेक्ट करते हैं। ठीक, और वो सर फैक्ट के बेस पर डिपेंड करती है, तो अगर उसमें कोई भी चेंज आता है तो सर उसे हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं मानेंगे, और इवन सर इंड AS 21 में लिखा हुआ है कि आप उसका इंपैक्ट कैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पर लेंगे। ठीक है सर, अगर मान लो आप वैल्यूएशन का बेस चेंज करते हैं, जैसे कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आते हैं, ठीक, तो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा। फीफो से वेटेड एवरेज या वेटेड एवरेज से फीफो मेथड में जाते हैं सर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए, तो सर आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा। ठीक सर, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई न्यू इंड AS आ गया है, ठीक, न्यू इंड AS मान लो आपका 1 अप्रैल 26 से आपको अप्लाई करना है। ठीक, और इंड AS आज इंट्रोड्यूस हो गया, एक मिनट के लिए मान लो, ठीक है, तो सर इन बिटवीन जो भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जाएगी, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट बताना पड़ेगा कि न्यू इंड AS आ गया है, और साथ में सर उसका जो भी आपको पोटेंशियल इफेक्ट दिख रहा है वो इफेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर अकाउंटिंग एस्टिमेट में जो चेंज होता है उसमें और प्रायर पीरियड एरर में क्या डिफरेंस है? देखिए, अर्लियर ईयर्स में ना फैक्ट अवेलेबल थे, ठीक है, उन फैक्ट को मैंने यूज नहीं किया या उनका मिस यूज कर लिया, तो सर वो मेरे लिए एरर बन जाएगा। ठीक, फैक्ट अवेलेबल थे, उन फैक्ट को यूज नहीं किया, मिस यूज कर लिया, तो सर वो मेरे लिए क्या होगा, एरर या ओमिशन बन जाएगा। एक बात और, सर यहां पे फैक्ट अवेलेबल थे और रीजनेबल बेस पे मैं उसे आइडेंटिफाई कर सकता था, मैंने आइडेंटिफाई नहीं किए, सर एरर या ओमिशन बन जाएगा। ठीक, हुआ कैसा, यहां पे फैक्ट अवेलेबल थे, मैंने उन फैक्ट के बेस पे सर अमाउंट को रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड कर लिया, सर मेजरमेंट करना था, मेजरमेंट कर लिया, ठीक, डिस्क्लोजर करना था, डिस्क्लोजर कर लिया। ठीक, अब सर करंट ईयर में क्या हुआ, फैक्ट चेंज हो गए हैं, फैक्ट चेंज हो गए हैं, न्यू इंफॉर्मेशन आ गई है, न्यू डेवलपमेंट आ गई है, तो सर ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा। सर एक बार दोबारा बता देंगे, हाँ जी, अर्लियर ईयर्स में फैक्ट अवेलेबल थे, आपने उन फैक्ट को यूज नहीं किया, मिस यूज कर लिया, ठीक है, या सर आप फैक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और आप रीजनेबल बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते थे,
तो ये एरर या ओमिशन है, ठीक। लेकिन न्यू फैक्ट आने की वजह से, फैक्ट में चेंज होने की वजह से, न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर कोई भी चेंज आता तो वो आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सर, पहले ना मेरे पास एक मशीन थी, ठीक है। उस मशीन को ना मैं सर डेप्रिशिएट करता था WDV से। क्यों? क्योंकि सर जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट मशीन से आने थे वो इनिशियल ईयर्स में ज्यादा आने थे, बाद में कम आने थे, ठीक। लेकिन सर अब मैंने ना प्लान चेंज कर लिया, उस मशीन का यूज चेंज कर दिया। मैंने क्या प्लान किया कि मैं अब इस मशीन को ना सर इक्वलेंट यूज करूंगा कमिंग ईयर्स में। तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे SLM मेथड लगाऊंगा, ठीक। तो सर इसे हम बोलेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक। देखिए सर, नए फैक्ट या न्यू इन्फॉर्मेशन आने की वजह से अगर कोई भी चेंज है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा। और अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर कोई भी चेंज है तो उसका इम्पैक्ट हम कैसे लेंगे? प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, ठीक। सर आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर आप चेंज करते हैं तो आपको उसका नेचर बताना पड़ेगा, उसका अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर सर आप फ्यूचर का एस्टिमेट लगा के, आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना, आप अमाउंट क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसके में आप क्या करेंगे? नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक। चलिए सर, जो आपकी एरर या ओमिशन है सर वो किस रिगार्ड में हो सकती है? सर वो रिकॉग्निशन के रिगार्ड में हो सकती है, सर आपका मेजरमेंट के रिगार्ड में हो सकती है, सर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन के रिगार्ड में हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे कोई आइटम मैंने अर्लियर ईयर्स में रिकॉर्ड करनी थी, नहीं रिकॉर्ड की, या नहीं रिकॉर्ड करनी थी, रिकॉर्ड कर ली, रिकॉग्निशन एरर, ठीक। मेजरमेंट, सर गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, लाइक सर आपका जैसे मान लो कोई नॉन करंट लायबिलिटी थी, मैं उसे करंट लायबिलिटी क्लासिफाई कर रहा था। सर फाइनेंस चार्जेस क्लासिफाई करने थे, मैं उसे सर कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट मान रहा था, अदर एक्सपेंसेस में दिखा रहा था। तो सर इन सब को क्या मानेंगे? एरर मानेंगे या ओमिशन मानेंगे। आई मीन टू से सर आपकी एरर या ओमिशन हो सकती है इन रिगार्ड टू आपका रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, आपका सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक। सर अगर कोई भी मेटेरियल एरर है, चाहे आपका इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो उसे एरर या ओमिशन मानेंगे। हाँ, अगर सर इमेटेरियल एरर है इंटेंशनली, तो सर उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा, मतलब उसे भी एरर मानेंगे, ठीक। अगर सर आप एरर या ओमिशन को फाइंड आउट करते हैं तो उसका इंपैक्ट आपको कैसे लेना पड़ेगा? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे जाएगा? अगर उसका इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में, अगर अर्लियर ईयर में है तो हम लोग क्या करेंगे साहब? इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे एक बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें सर उसका इंपैक्ट लेंगे रिस्पेक्टिव आइटम के अंदर और साथ के साथ सर रिटेन अर्निंग के अंदर। हाँ, अगर रिटेन अर्निंग के अलावा अदर इक्विटी में किसी में इंपैक्ट है तो अदर इक्विटी में उसका इंपैक्ट ले लेंगे, ठीक। चलिए सर, प्रायर पीरियड अगर एरर है तो आपको कुछ डिस्क्लोजर देने, जैसे सर नेचर ऑफ प्रायर पीरियड एरर, ठीक। आप सर जब उसे करेक्ट कर लेंगे तो उसका कंपैरिजन करके दिखाएंगे, उसका इंपैक्ट अर्निंग पर शेयर में उसका इंपैक्ट दिखाएंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए इम्प्रैक्टिकेबल हो उस एरर को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना, तो आप उस केस में फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे, ठीक। चलिए सर, जो पॉइंट नंबर 6 है, अच्छा एक बात और, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर सब्सिक्वेंट पीरियड की बनेगी इसके बाद, तो सर आप ये डिस्क्लोजर नहीं देंगे, डिस्क्लोजर उसी ईयर में देंगे जिस ईयर में सर आपका एरर या ओमिशन आपने क्या किया सब करेक्ट किया, ठीक। चलिए सर, इंड AS 1 के अकॉर्डिंग थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लेते हैं, या सर आपका एरर या ओमिशन का रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लेते हैं, मतलब उसको करेक्ट करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार सर ऐसा होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज ना सिर्फ लास्ट ईयर आता है, या सर एरर या ओमिशन का इंपैक्ट सिर्फ लास्ट ईयर आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के अमाउंट को सर चेंज कर लेंगे, फिर उस केस में आप थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, ठीक। सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुकी उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सर अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है, हम अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज मानते हैं, ठीक है। सर देखिए, इंड AS 8 के जो प्रोविजन है ना, वो सर सिमिलर वे से अप्लाई होंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को देखें, उसमें एक एरर है, ठीक है, अगर उस एरर को हम देखें तो अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो वो अमाउंट मटेरियल है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से वो अमाउंट मटेरियल नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर? उस केस में हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरिम पीरियड के हिसाब से वो मटेरियल होनी चाहिए, ठीक। सो बात की एक बात क्या है कि इंड AS 34 में जब आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सर आप सेम प्रोविजन फॉलो करेंगे जैसे सर आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो करते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्ड में, एस्टिमेट के रिगार्ड में, या फिर एरर या ओमिशन के रिगार्ड में, ठीक। चलिए, अगर एंटिटी फर्स्ट टाइम सर इंड AS अप्लाई करी तो उस केस में इंड AS 101 अप्लाई होगा, इंड AS 8 नहीं लगेगा, ठीक। चलिए, इसी के साथ इंड AS 8 का रिवीजन खत्म होता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम